डॉलर 143 रुपए का हो गया है। डॉलर पे इनकी एग्रीमेंट हो गई है IMF के साथ 150 रुपीज में, और आज 12% एक्सपोर्ट्स कम हुई है। मैं भी बहुत परेशान हो गया कि ये क्या हो गया। कप्तान को घर जाना पड़ेगा। आप जितना मर्जी चीख लें चिल्ला लें, हम आपको NRO नहीं देंगे। वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, माशी मुश्किलात में घिरा मुल्क सियासी बेयकीनी या अदम इस्तेकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमत की जानिब से मुल्क की मईशत को बुरहान से निकालना अहम है, लेकिन अपोजिशन के लिए इस हुकूमत को इक़्तिदार से बाहर करना अहम है। सूरत हाल इस दौरान ये है कि पार्लियामेंट चल नहीं रही और सियासी पॉइंट स्कोरिंग जारी है। हुकूमत महंगाई में इजाफे का एतराफ़ करती है, लेकिन इन तमाम हालात की जिम्मेदारी माजी की हुकूमतों पर डालती है, और हुकूमती मौक़िफ़ अगर मुकम्मल दुरुस्त नहीं तो मुकम्मल गलत भी नहीं। हालात को इस नहज के लाने के लिए माजी के हुक्मरानों का भी एक बड़ा किरदार है। ऐसे हालात में सियासी इस्तेकाम का ये आलम है कि अपोजिशन आपसी राब्ते तेज़ कर रही है और हुकूमत पर दबाव डालना चाह रही है ताकि कोई तहरीक वाला माहौल जो है वो बनाया जा सके और एहतजाज किया जा सके, जबकि हुकूमत जो है इन धमकियों पर कह रही है कि हम कंटेनर और खाना मुहैया करने के लिए तैयार हैं। सवाल ये है कि क्या इन सब बातों से मुल्क की हालात ठीक हो जाएंगे? मज़ीद इस पर बात करने से पहले ज़रा जरदारी साहब ने कल क्या कहा है, ज़रा वो भी सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। हम दोनों एक ही नजरिए पे हैं, एक ही सोच पे हैं कि अगर हमने इस प्रेजेंट हुकूमत को चलता नहीं किया तो जितना पाकिस्तान पीछे जा रहा है, जितना लॉस पाकिस्तान को हो रहा है, उसको फिर कवर नहीं कर सकेगा। तो ये हमारे पे लाजिम है, इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, इनके खिलाफ पोजीशन लें, स्टांस लें। ये ज़रूरी नहीं है कि लीडरशिप जो है वो ही लीड करे। हो सकता है अगर हमने लीड नहीं ली तो कोई और पार्टी आके या कोई और फोर्स आके बीच में से लीड ले जाएगी। इंशाल्लाह हम कोई ना कोई अमल तय कर लेंगे जिससे मैं इसको कप्तान को घर जाना पड़ेगा। अच्छा, जरदारी साहब के इस बयान को आजकल शहरे इक़्तिदार में जो साजिशी मफरूज़े हैं उनसे जोड़ा जा रहा है। इन साजिशी थेरीज़ के मुताबिक कोई निज़ाम को जून में तब्दील होता देख रहा है तो कोई मुल्क को सदारती निज़ाम की तरफ जाता देख रहा है। NRO की अफवाहों को अपोजिशन जमातों को अदालतों से मिलने वाली रिलीफ से भी जोड़ा जा रहा है। हनीफ अब्बासी की आज की ज़मानती फैसले के लिए नून लीग के हवाले से कहा जा रहा है कि इसे ग्रेटर रिलीफ जो है वो मिल गई है, और कुछ मुबसरीन के मुताबिक एहतसाब अमल पर भी इससे एक बड़ा सवालिया निशान जो है वो लग गया है। हुकूमत एहतसाब के बयानिए पर ज़ोरों शोर से कायम है और अपने सबसे बड़े सियासी मुखालफिन यानी शरीफ ख़ानदान पर नए शवायद को रोशनी में देते हुए जो नए केसेस हैं उनको बनाने की बात कर रही है। दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा बड़े सियासी लीडरों को जल्द जेल जाता हुआ भी देख रहे हैं। अब इन अफवाहों और सियासी बयानियों के माहौल में कुछ अहम सवाल उठ रहे हैं जो हम आज न्यूज़लाइन के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। सवाल नंबर 1, माशी मुश्किलात पर पॉइंट स्कोरिंग के बजाय पार्लिमानी फोरम से मुश्तरका हिकमत अमली बनाने का वक्त क्या नहीं आ गया? सवाल नंबर 2, अदालती फैसलों को NRO की अफवाहों से जोड़ना तौहीन अदालत नहीं? सवाल नंबर 3, अपोजिशन अवामी मसाइल या अपनी सियासी बका के लिए हुकूमत के खिलाफ जो है वो इकट्ठा होना चाहती है? और सवाल नंबर 4, क्या सदारती निज़ाम का साजिशी मफरूज़ा 18वीं तरमीम को ख़त्म करने के लिए छोड़ा जा रहा है? ये वो 4 सवाल हैं हमने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, माइज़ा हमीद साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद है, और सदाकत अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर, सबसे पहले गुफ्तगू शुरू करने से पहले अगर आज मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने जो कहा है अगर वो सुनवा दीजिए तो फिर आगे चलते हैं। नाअहल, चोर, झूठी और बदनीयत हुकूमत एक दफा फिर चोर दरवाजे से IMF के साथ मुआहदे पर दस्तखत करने लगी है। पाकिस्तान की आवाम से हकायक छुपाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम को बताया जाए कि किन शराइत के ऊपर IMF के मुआहदे पर दस्तखत हो रहे हैं। बताया जाए कि डॉलर प्राइस कितनी बढ़ेगी, रुपए की कदर में कितनी कमी आएगी, गैस और बिजली के बिल कितने बढ़ेंगे, महंगाई कितनी ज्यादा होगी। लेकिन इन हकायक को इसलिए छुपाया जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और उनको आदत है, और इन तमाम चीजों को छुपाने के लिए नेशनल असेंबली के इजलास को मौखर किया जा रहा है क्योंकि इनसे ये सवालात ना।
अच्छा माइज़ा साहिबा, दो चीज़ें, एक तो जो ये मरीम साहिबा का बयान आया उसका टाइमिंग, क्योंकि आपको पता था असद उमर साहब जा रहे हैं, आप जाने से पहले भी रिक्वेजिशन कर सकते थे, सेशन पूछ सकते थे कि क्या किन चीज़ों पे जो है वो ये IMF के साथ जो है वो बारगेनिंग करेंगे, क्या आपकी जो है वो क्या इस पे आपकी जो है वो चीज़ें होंगी, क्या आपके पॉइंट्स होंगे। दूसरी बात ये, आप दोनों पार्टीज़ ने आज तक कभी शेयर नहीं किया IMF के साथ जो मुआहदे थे, तो आप फिर इनसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है मारिया कि जो भी पहले तो PTI ने एक यू टर्न लिया कि इन्होंने पहले कहा कि हम IMF के पास जाएंगे नहीं, उसके बाद अब ये IMF के पास जा रहे हैं जब बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई है, इकॉनमी की, स्टॉक एक्सचेंज की, महंगाई की, आपके सामने सारा कुछ आवाम चीख उठी है। तो अब जो इशू है वो ये है कि ये जा भी रहे हैं और सीक्रेटली चोर दरवाजे से जा रहे हैं और फिर पार्लियामेंट को इत्तेमाद में भी नहीं ले रहे। आपने लिया था पार्लियामेंट को इत्तेमाद में जब आप IMF? हम लोगों ने ये तो डिनाई नहीं किया था कि हम जो है IMF जो है वो उसके पास नहीं जा रहे हैं या हम जाएंगे ही नहीं। तो बात ये है कि देखिए, अगर रेवोल्यूशनरी किस्म की स्टेटमेंट्स देंगे तो फिर उन पर जो है अमल दरामद भी करना चाहिए। फिर सिचुएशन देके फिर यू टर्न ले लेते हैं। अब पार्लियामेंट को अब बाईपास करने के लिए जो ऑर्डिनेंस आ रहा है, और ये अब रीज़न जो है हमें बताना चाहिए ना, यहाँ की सब हुकूमती बेंचेस चुप हैं, खामोश हैं और खामोशी से जो है चोर दरवाजे से ये सारी डिसीजंस ले रहे हैं। तो फिर हमें डेमोक्रेसी का क्या फ़ायदा, पार्लियामेंट का क्या फ़ायदा? आप IMF के पास गए थे, IMF के पास जाना वाज नॉट अ सीक्रेट, बट नाउ इट इज, आपने रखा मुआहदा सामने रखा। अब एकदम आके कहना कि हम IMF के पास जा रहे हैं और हम चले भी गए हैं, तो ये तो एक अनफेयर सी बात है। और पहले मुझे बताएं कि पहले कभी ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट का सेशन जो है आगे कर दिया जाए, ये प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस आ जाना है, ये तो ये पार्लियामेंट को साफ साफ जो है बाईपास कर रहे हैं ताकि कोई इनकी जो माशी पॉलिसीज है उनकी तनकीद ना कर सके, इनकी GDP का, इनकी ग्रोथ रेट का, इनकी सारी जो है इस पे बात ना कर सके। चाहे हालांकि मीडिया जो है असद उमर के जाने से पहले आप पूछते ना, मतलब आपको पता था ना, he was going to Washington, you should have said these things, you should have, we should have मारिया, हम ये चीजें एक प्लेटफॉर्म पे करना, मीडिया पे तो सारे कर रहे हैं। हम लोग चाहते थे कि ये नेशनल असेंबली का सेशन आ रहा है, हम सेशन के अंदर जो है इस बात पे डिस्कशन करें और जो है असद उमर साहब वहाँ पे ना, अब वो तो मैंने कहा कि वो तो स्पीकर साहब ने मतलब अगर एक कॉल किया था लास्ट मिनट पे, आज पता चला है कि उन्होंने जो है हाउस को वो सेशन जो है वो आगे कर दिया। चले आपका कल सेशन था। माय पॉइंट इज कि इस तरह की जो चोरियां करना और ये जो लुका छुपी खेलना ये छोड़ दें। मतलब आप साफ आए, पॉइंट आपका डिसीजन आई है, आप पार्लियामेंट में आके उसको डिस्कस करें। आप डरते पॉइंट आपका आ गया तनकीद से, आपको पॉइंट आ गया। अब खुर्शीद शाह साहब ने भी क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं, लेकिन इस वक्त माजरत के साथ लग रहा है कि ऑपोजिशन जो है इस पे पॉलिटिकल पॉइंट, मतलब हुकूमत की अपनी जो नालायकियां हैं वो अपनी जगह, लेकिन ऑपोजिशन भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग इस पे कर रही है। रिक्वेजिशन अगर करना था पहले भी बुलाया जा सकता है सेशन, ये बातें जो है असद उमर के जाने से पहले भी हो सकती थी, लेकिन अपनी पॉइंट स्कोरिंग नजर आ रही है। खुर्शीद शाह साहब ने क्या फरमाया, जरा वो भी सुनते हैं, फिर चौधरी मंजूर साहब की जानिब जाऊंगी। वो चाहते ये है कि उनकी नाकामियों को इस गालम गलोच की सियासत में करप्शन के नाम पे लोगों को उलझाए रखे। सिर्फ होप देने पे अगर आज कौम एक हो जाए ना कि जी हम एक हैं, ये कौम एक है, तो आज 10 रुपए से 20 रुपए डॉलर गिर जाएगा। मगर मुल्क में इतनी अफरा तफरी है कि लोग, दुनिया हमारे रुपये को नीचे लेके जा रही है, नीचे से नीचे लेके जा रही है। और दूसरी खबर, डॉलर पे इनकी एग्रीमेंट हो गई है IMF के साथ 150 रुपीस पे। आज डॉलर मार्केट में नहीं है। तो साहब ये आपको जो बात की है खुर्शीद शाह साहब ने कि डॉलर जो है वो 150 पे जा रहा है, बिल्कुल बहुत बड़ा। इससे हमें इमरान खान साहब बताया करते थे कि जिस वक्त 1 रुपया डॉलर ऊपर जाता है तो 100 अरब जो है वो कर्जे इस मुल्क के बढ़ जाते हैं। मेरा सवाल यहाँ पे ये सर, ऑपोजिशन जमातें जब आपस में मिल रही हैं तो क्या अच्छा नहीं होता कि इस पर सब आप बाहर निकलते, अवाम को भी साथ रखते और बताते कि उनके साथ क्या, अवाम के साथ क्या जुल्म होने जा रहा है? सर बहुत शुक्रिया मारिया। पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है जो जिसको आइडियलाइज करते हैं इमरान खान साहब, वो मलेशिया के डॉक्टर महातिर मोहम्मद है। वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, उनके जो अपोनेंट हैं उनके खिलाफ केसेस बने हैं। मुझे ये बताएं, वो 2 दिन यहाँ पे रहे, एक लफ्ज़ उन्होंने अपने मुखालफ के बारे में यहाँ पे कहा है? नहीं, बिल्कुल। दूसरी बात क्या उन्होंने कही कि मैंने अपने बदतरीन मुखालफों के साथ जब मैं आया तो मैं उनके साथ बैठा। अब सवाल ये है कि
अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ गाली देने से, अपोजिशन को जेल में डालने से ये मसले हल हो सकते हैं, तो फिर डाल दें। फिर अगर महंगाई मेरे जेल जाने से कम होती है तो मुझे डाल दें, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर डॉलर की कीमत नीचे आती है मायजा हमीद के जेल जाने से, तो वो भी चली जाएगी, खुशी से चली जाएगी कि इस मुल्क का फ़ायदा हो रहा है। बाकी लोगों को जिसको कहेंगे हम पेश करके चले जाएंगे, जेल चले जाएंगे। आप अगर सिर्फ एक रेट्रिक पे खड़े होकर, ठीक, वो जो रिकॉर्ड पुराने ज़माने में होता वो घिस जाता था, वो घिस गया अब इनका। अब आगे बढ़ें, आप केसेस बनाना उनका काम है, या आप अपने हाथ से नैब को सुबह ख़त्म करें, लॉ लेकर आए, ख़त्म करें। हो क्या रहा है, एक कानून नहीं पास हुआ, अब ये कहेंगे कि अपोजिशन नहीं होने देती। ये अपोजिशन का काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है। जो आपने लोगों से झूठे वादे किए हैं, मैं तो कहता हूँ आप क्यों यू टर्न कहती हैं? ये तो उन्होंने अपने लिए एक आसान लफ्ज़ चुना है ना, बुनियादी तौर पर उन्होंने झूठ बोले हुए हैं, झूठे वादे किए हुए हैं। तो वो आपने जो वादे किए थे उसके लिए कानून साजी करनी थी, आपने करनी थी ना। हुकूमतें कानून साजी किया करती हैं, अपोजिशन तो उसके अगेंस्ट जाती है। कभी भी मुझे अपोजिशन का काम है सिवाय उसके कि जब हम 18वीं तरमीम की थी एनएफसी, हमने पहले ही कमेटीज बनाकर ऑन बोर्ड लेकर बैठा दिया था। सो पॉलिटिकल नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स और होती, वो आप करने के लिए तैयार नहीं। उसके लिए आप कहते हैं ये मोकमुका है। फिर आप तेल गैस, डॉक्टर असद उमर साहब फरमाया करते थे कि इस मुल्क में सबसे महंगी है गैस। मुझे आज एक ड्राइवर ने बताया कि मेरी 16,000 तनख्वाह है, 10,000 गैस का बिल आ गया। मुझे बताया मैं क्या करूं? आपको पता है अभी 18 से 94% शायद और महंगी होने जी, और महंगी हो रही है। और फिर दूसरा उस पर बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया। तेल कहा करते थे कि ये लूट रहे हैं, अब तेल किधर है दुनिया में? तो लेकिन मंजूर साहब, मेरा सवाल जो है, बुनियादी सवाल ये था कि 150 पे डॉलर जा रहा है, एक महंगाई का सुनामी आने वाला है। देखिए मारिया, तो क्यों नहीं सिंपल ये है, देखिए महंगाई तो एक तरफ है, डॉलर का इशू क्या है? आपका ख्याल था कि इमरान खान आएंगे, इस मुल्क में डॉलरों की बारिश हो जाएगी। आपने तकरीर भी, खिताब भी फरमाया ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को, और कहा कि कम से कम डैम के लिए 12 से 14 अरब डॉलर। और मुझे कहा पीटीआई के लोगों ने कि ये आ जाएंगे, देख लेना आप। नहीं, ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे पार्क करेंगे, ये भी एक 12 से 14 अरब रुपया भी नहीं आया जी। अरब डॉलर क्या आने थे? उसकी वजह से वो जो ट्रेड गैप है वो बढ़ता जा रहा है, बट द पॉइंट इज, ये अगर आप बात कर रहे हैं, आप अपोजिशन जमातों से मिल रहे हैं, आप एक तहरीक की बात कर रहे हैं, शायद मुहर्रम के बाद, रमजान के बाद जरदारी साहब कह रहे हैं कुछ हो सकता है, इस चीज पे आप अवाम के लिए क्यों नहीं बाहर निकल रहे? मेरा सवाल अवाम के लिए ही, मसलन महंगाई जो हो रही है वो अवाम का इशू है, बेरोजगारी अवाम का। लग रहा है जैसे शायद वेट एंड सी पॉलिसी है कि रमजान के बाद शायद अगर कुछ चीजें आपकी ठीक हो जाए। सी नहीं है। देखें जो मूवमेंट्स होती है ना, वो तो उसकी अपनी डायनेमिक्स होती हैं ना, वो किसी की ख्वाहिश पे चलती है। मौलाना को ज्वाइन भी नहीं कर रहे आप? नहीं, मौलाना साहब जो है वो एक मीडिएशन कर रहे हैं। तो देखिए अब 2 ज़रबें और लगने वाली है मैं आज के, और उसके बाद नेचुरली ये पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं, मैं तो नहीं हूँ, तो वो किसी कंसेंसस पे पहुंच जाएंगे। एक रमजान शरीफ आ रहा है, उसमें ये महंगाई करने जा रहे हैं, और दूसरा उसके अंदर ही बजट भी आ रहा है 24 को, मैं सुन रहा हूँ। तो ये 2 और झटके बहुत बड़े लगने वाले हैं लोगों को। चले उस पे फिर पार्लियामेंट के अंदर जो पार्टीज बैठी हैं, ये को मुश्तरका हिकमत अमली पहले पार्लियामेंट के अंदर लेकर आएंगे, और फिर वही जो बाहर आ जाएगी। चलें इस पे आगे भी चल के बात करते हैं। लेकिन प्रोड्यूसर साहब, अगर अपोजिशन के तो गेले अपनी जगह, असद उमर साहब क्या फरमाया करते थे IMF के हवाले से, तो ज़रा वो भी सुना दीजिए, फिर ज़रा हुकूमत के पास जाते हैं, उनका मौक़िफ़ लेते हैं। IMF के साथ आपकी जो भी बातचीत हो रही है, उस पर आप कौम को एतमाद में लेना पसंद करेंगे? अभी तक तो वो शराइत वाली स्टेज नहीं पहुंची है। जब शराइत वाली स्टेज होगी, बिल्कुल कौमी असम्बली में लेके जाएंगे IMF का एग्रीमेंट, कौम के सामने। IMF का एग्रीमेंट कौमी असम्बली में लेके जाएंगे? बिल्कुल कौम के सामने हम। ये पहले कभी हुआ है? पता नहीं, किया कि नहीं किया, करना चाहिए। लेकिन अगर आप करें करना चाहिए। अब्बासी साहब, पता नहीं पहले किया है कि नहीं, लेकिन अब तो हम लेके जाएंगे IMF का एग्रीमेंट। सर अब तो वहाँ साइन होने बस बाकी हैं, आखिरी मरहल में चले गए हैं, किस वक्त लेके जाएंगे? जब साइन हो जाएंगे फिर वापस आएंगे। अब मैं इसको क्या कहूँ, यू टर्न कहूँगी तो आप बुरा मना जाएंगे। व्हाट शुड आई कॉल इट? झूठ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब पता नहीं, मेरा ख्याल है कि कोई नई बात नहीं है कि इंटरनेशनल आप एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन आप बैठ के बार्गेनिंग टेबल पे कर रहे हैं, और यू वांट कि वो पहले यहाँ डिस्कस होना शुरू हो जाए। भाई कोई बात तय होगी तो कौन को एतमाद में लेंगे ना। मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा 3 वो और 2 वो और 2 3 आपने बात की, तो मुझे मौका मिले। बिल्कुल उसको एतमाद में लेके आएंगे,
मायजा साहब कह रही थी कि जी मुसल्लत करेंगे ना अब ये। मायजा बहन आप अपनी बारी बोल के दूसरों को रफड़ डाल देती हैं, मैं दूर बैठा हूँ, बात ही समझ आएगी, तो मेहरबानी करके मुझे मौका देना। जी अब्बासी साहब। अच्छा डॉक्टर साहबा ये कह रही थी ये तो चोरी होगी, हमें बताया नहीं गया, अब 12 को इजलास था, 22 को है, हम तो एहतजाज करते। भाई आपको मौका मिलेगा, आप एहतजाज करें। ये एग्रीमेंट कोई 2 हफ्ते का एग्रीमेंट नहीं है, ये आइंदा आने वाले 5 सालों का एग्रीमेंट है जो हमने उनसे लोन लेना है और वापस करना है। मुझे समझ नहीं आ रही इनकी मुनाफकत। ये वो हैं जो जुबैर उमर साहब बड़ा चीख करते कि देर कर दी है, जल्दी जाओ, आप फटाफट चले जाते, हम फटाफट चले गए थे। आप ये कह रहे हैं कि जी वो जी हमें पूछ के जाएं और लेके जाएं। बात सिंपल है। और चौधरी मैं जरा बात कर लूं जो सवाल हुए। चौधरी मंसूर साहब कह रहे थे कि मायजा साहब को भी जेल में डाल दें, वो तो मुस्कुराई है, उनका कोई जेल जाने का मूड मुझे नजर नहीं आया, तो मुझे भी जेल में डाल दें। शुरू कर दो, अब सारों को तो भेज रहे हैं जेल, तो मैं भी चली जाऊंगी। मतलब जो आप पे तनकीद कर रहे हैं उनके ऊपर तो नैब का केस बना लेना, तो मैं भी चली जाऊंगी। अब मैं मुस्कुराऊंगी ना, अब क्या करूं, हमारा लीडर भी चला गया है, हम भी चले जाते हैं साथ। अब क्या करें, इस बात पर रोना तो आता नहीं है। उन्होंने कहा ना अब तो सिर्फ आपकी माशी पॉलिसीज में रोना आता है। आपने बड़ी ब्रॉड सी स्माइल दी। हाँ तो वो क्या करें, आपने बड़ी ब्रॉड सी स्माइल दी, आपका बिल्कुल मूड नहीं है। मूड क्यों साहब चौधरी मंजूर मूड बनाए, आप जल्दी से मूड बनाए। रोना शुरू कर दूं, मुझे बताएं कि मैं रोना शुरू कर दूं, आपका क्या आर्गुमेंट है? आप मुझे बताएंगे अगर मुझे मेरे लीडर्स में नैब के केसेस बने हुए हैं, हर किसी पे आपने नैब के केसेस बनाए हो, तो मेरे पे बना देंगे। ये मरी में ठंडी जगह पे बैठे हुए हैं, ठंडी जगह पे बैठे हैं ना शफकत साहब। अच्छा मैं अपनी बात तो कर लूं, मैंने आपको छेड़ के अपना काम खराब कर दिया। आप कह रहे हैं कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है, तो सारी कौम रो रही है। अच्छा वो बात तो करने दें। जी बात साहब। डॉक्टर साहिबा चौधरी साहब को ये बताना है कि कुछ 42 के करीब मिनिस्ट्रीज हैं जिन्होंने पकड़ना है, वो पकड़ने वाला काम कर रहे हैं, जिन्होंने इकॉनमी ठीक करनी है इकॉनमी वाले काम कर रहे हैं, बिजली वाले बिजली का काम कर रहे हैं, रेलवे वाले रेलवे का काम कर रहे हैं, और फॉरेन पॉलिसी वाला फॉरेन पॉलिसी का काम कर रहे हैं। आपको जो नजर आ रहा है ना, वो आपको अपने मफाद वाली बात नजर आ रही है, क्योंकि आप सारी जिंदगी ये इसी तरह के मामलात करके आप और नवाज शरीफ साहब चलते रहे। आज हम जो रो रहे हैं, उस रोने की वजह है चौधरी साहब, ये जो लूट मार हुई है, ये जो गैस का आपने 157 अरब का खसारा हमें दिया है, ये जो रेलवे आपने डुबोई है, ये जो पीए आपने डुबोया है, ये जो आपने स्टील मिल डुबोई है, मेरे भाईजान वो डूबे हुए हैं, वो दुकानें हैं, वो कारोबार है जो खसारे में है, उसको खसारा ये खत्म नहीं हो जाता आपको जो एनआरओ मांग रहे हैं उससे देने से। वो एनआरओ का मामला, वो आपके केसेस का मामला। मैं इस पे आगे भी आपसे बात करती हूँ, लेकिन प्रोड्यूसर साहब जरा अभी जो मैं इनसे सवाल पूछ रही थी, जरा दोबारा अगर असद उमर का सुनवा दीजिए। जहां तक मैंने सुना वो ये था, जब शराइत वाली स्टेज आएगी तब हम पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे। जरा दोबारा सुनवा दीजिए ताकि बात साहब से इसका भी जवाब जो है वो दोबारा पूछ लूं, शायद मुझे समझ नहीं आई। IMF के साथ आपकी जो भी बातचीत हो रही है उस पर आप कौम को एतमाद में लेना पसंद करेंगे? अभी तक तो वो शराइत वाली स्टेज नहीं पहुंची है। जब शराइत वाली स्टेज होगी बिल्कुल कौमी असेंबली में लेके जाएंगे। IMF का एग्रीमेंट कौम के सामने, IMF का एग्रीमेंट कौमी असेंबली में लेके जाएंगे? बिल्कुल कौम के सामने हम। ये पहले कभी हुआ है? पता नहीं किया कि नहीं किया, करना चाहिए। लेकिन अगर आप करें करना चाहिए। शराइत वाली स्टेज पे अभी शराइत ही तय हो रही थी मेरा ख्याल है, नहीं? और उसके बाद फिर he just has to sign on the dotted line। अच्छा आप मुझे बोलने दीजिएगा, मैंने यही कहा है कि IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं और मुज़ाकरात बार्गेनिंग होती है, कुछ चीज़ें ले होती हैं कुछ दे होती हैं, until it is decided, जिस दिन डिसाइड हो जाएगा वो शराइत तय हो जाएंगी, वो आके असेंबली में पेश कर देंगे, असेंबली का इजलास, इसीलिए लेट बुलाया है। मुझे बात तो करने देना, मैं सिर्फ आपसे अंडरस्टैंड करना चाह रही हूं कि ये कह रहे हैं कि जब शराइत हो जाएंगी, मतलब उनके साथ फिक्स हो जाएंगी, तो ये अवाम के ऊपर मुसल्लत करेंगे पार्लियामेंट में आके कि ये शराइत हमने आप पे मुसल्लत कर दी। भाई साहब ऐसे कोई सेंस नहीं बन रही, क्योंकि वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं आखिरी मराइल में और वहां पे साइन होने जा रहे हैं ना। हाँ मुझे ब्रेक लेनी है। पता है क्या है मसला? मैं दूर बैठा हूँ डॉक्टर साहब, मैं दूर बैठा हूँ, मसला ये है कि इन्होंने ब्रेक लेनी है। बात बड़े सुकून से सुनी है, मुझे तो लगता है मेरे साथ साजिश ही हो रही है। बहुत अभी तक साजिश हो रही है, हुकूमत में आगे भी। और आप चाहते ही नहीं है कि हुकूमत का मौका हम तीनों जितना आप अकेले बोले हैं। मुझे जरा ब्रेक लेने दें, उसके बाद फिर ये साजिशी मफरूजे में भी बात करते हैं। We'll take a short break, we'll be right back।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चौधरी साहब, एक अब मफरूज़ों पे क्योंकि हम छोड़ के गए थे तो मफरूज़ा एक और भी जो है वो NRO का मफरूज़ा जो है वो चल रहा है। बकौल शेख रशीद साहब के कि PMLN चाहती है कि हमारे केसेस पंजाब में हैं, पीपल्स पार्टी चाहती है हमारे केसेस सिंध में हैं, क्योंकि नीचे जितनी प्रोसिक्यूशन जितने लोगों ने हैंडल करनी है वो अपने हैं, वो अपने लगाए हुए हैं। और फिर जब ये वीक प्रोसिक्यूशन जाती है कोर्ट्स में तो कोर्ट्स हैव नो अदर ऑप्शन बट टू ग्रांट रिलीफ, जो कि PMLN के केसेस में नज़र आ रहा है। आज अब्बासी साहब का नज़र आया, आपने रोक सको रोक लो का भी एक दफ़ा कहा था, बताया था हमें। क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं एक गुजारिश करूं, जो हमने देखा, अभी मैं केस के मेरिट पे तो बात नहीं करूंगा, ना हमने की है ना हम करेंगे, हम मेरिट पे तो बात, जो रेफरेंस फाइल हो रहे हैं उसमें क्या हो क्या रहा है, आपने क्या बनाया क्या है। सिर्फ आप एक रेट्रिक पे खड़े हैं, एक आप मुसलसल एक बोले जा रहे हैं। इनकी 68 महीनों की हुकूमत है PTI की, 8 महीने ये और 5 साल KPK के, वो भी डालें ना। अब ये इनको माफ़ी दे दें, बाकियों को गालियां देंगे, तो इनको माफ़ी कैसे दे दें? वहाँ पे जो केसेस हैं एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा केसेस आ रहे हैं। अभी ये जो फेक स्टूडेंट्स वाला आया 21,000 वो आ गए, उससे पहले मालम जब आया, उससे पहले खैबर बैंक है, उससे पहले इत्तेसाब कमीशन है। जुडिशल NRO आपको लगता है इस तरह कोर्ट्स नहीं दे रही? देखिए, मैं अगर केस में जान ही नहीं है, आप सिर्फ पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस होंगे तो अल्टीमेटली उसका क्या बनेगा? मसलन अभी जब चेयरमैन नैब ने ओपन मीटिंग के अंदर कह दिया कि जरदारी साहब पे बराह रास्त कोई केस नहीं बनता, लेकिन बनाने हैं चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आपने 16 रेफरेंस फाइल करने, तो 16 तो होंगे। तो 16 में अगर कोई जान ही नहीं है तो क्या करेंगे आप? फेक अकाउंट्स का है ना ओमनी ग्रुप का। अकील करीम डैडी साहब कहते हैं कि 90 लाख हैं जिन्होंने इन्होंने उनको दिया है, अभी एजाज़ दिया है 23 मार्च को, इनके कोई मुशीर भी हैं, वो कहते हैं 90 लाख हैं। GIT कहती है हमें 5,000 मिले हैं, उसमें सिर्फ 16 है जो ओमनी ग्रुप के, वो काबिल गर्दन जदनी है, बाकी माफ़ी है सबको। जहांगीर खान तरीन साहब जो मुजद हैं इन अकाउंट्स के, उनको कोई नहीं पूछ रहा। सो हम ये कहते हैं कि आप कोई एक पैरामीटर बना लें, उस पर मैं आता हूँ, मुझे उड़ा दें, मायजा आती हैं, मायजा को उड़ा दें, शफकत साहब आते हैं, ये कहते हैं नहीं, हमारा कोई बंदा नहीं जाएगा। भाई आपने तो काता ऐलान किया था कि शुरू हमसे होगा। सो ये जो कॉन्स्पायरेसी थेरीज हैं ये चलती रहती हैं। तो फिर आपने जो बात की थी रोक सको तो रोक लो, इस वक्त खामोशी में रोक सकते हैं तो रोक लें। अब्बासी साहब, रोक सके तो रोक लें जी। NRO आया एक मिनट अब्बासी साहब मुझे जरा 1 मिनट सिर्फ दे दें। एक नाराज हो जाएंगे, मुझे पता था आपने नहीं बोलना देना चौधरी साहब। नहीं, आप बोल लें जितना मर्जी बोले, मैं सिर्फ एक फिक्र है। प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम ये है कि उधर से रिलीफ मिल रहा है, तो ये उतना ज्यादा रिएक्शन में आते चले जा रहे हैं। पता इनको भी है, पता मुझे भी है, पता सारे पाकिस्तान को है, अगर किसी को रिलीफ मिलना है तो कहाँ से मिलना है, ये हुकूमत बनी है तो कहाँ से बनी है, कहाँ से मिलना है रिलीफ? ये हम टीवी के मेरे ख्याल इस स्टूडियो से मिली। अब्बास साहब, ओवर टू यू। रोक ले सर, NRO आ गया। चौधरी साहब कह रहे हैं कि सारे केसेस जो अभी हैं सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। मुझे समझ नहीं आ रही मायजा बर्दाश्त कैसे करेंगी, इन पे इतनी तनकीद कर रहे हैं कि जरदारी साहब के जितने केसेस हैं नवाज शरीफ साहब ने बनाए थे, तो कितने गलत आदमी थे कि उन्होंने पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस बनाए, और आज जरदारी साहब जो है वो इस तरह की बात है। और दूसरी बात ये कि जनाब ये आज अभी टीवी चैनल पे खबरें चल रही हैं कि खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से जिन फेक बंदों के पैसे जरदारी साहब के पास आते रहे, उन्हीं फेक अकाउंट्स के से पैसे हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के पास भी आते रहे। और जो नया केस चल रहा है इनका, जिसमें हमजा साहब उस दिन छुपे रहे और गिरफ्तारी नहीं दी, उन केसेस की भी जो तफसीलात नैब में सामने आ रही हैं, उसमें वही कंपनीज और वही इंडिविजुअल्स, उधर फलूदे वाले थे, इधर मैंने सुना को पापड़ वाले हैं, वो को मुश्ताक चीनी, ये सारे लोग वो हैं जो कभी बाहर गए ही नहीं हैं, आम यहाँ लोग हैं। और हमजा साहब के जो केसेस में वो लोग बाहर से डॉलर्स भेज रहे हैं, 1.5-2 लाख डॉलर इनको भेज रहे हैं, जिससे ये डोंगा गली का घर खरीद रहे हैं, जिनसे यहाँ ये प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। तो ये दोनों अब पता नहीं किस तरह कौम को फेस कर रहे हैं और किस तरह धड़ल्ले से मैं आई अप्रिशिएट के इनका जिस तरह से जहांगीर खान तरीन साहब करते हैं, इनके लोगों ने लूट मार की है। और उसके बाद यहाँ आके कहना कि ये जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, ये जो लोगों के अकाउंट्स हैं,
یہ جو ان کے شناختی کارڈ ہیں یہ سارے جعلی ہیں، ریلیف کیوں مل رہی ہے؟ فیک ہیں. ریلیف کیوں مل رہی ہے سر؟ کیا ریلیف کیوں مل رہی ہے؟ کورٹ سے ریلیف کیوں مل رہی ہے؟ ریلیف اس لیے مل رہی ہے، آپ سنیں، ریلیف اس لیے مل رہی ہے کہ نیب کا ادارہ چونکہ کرپٹ لوگ حکومت میں تھے، انہوں نے نیب کا ادارہ اتنا کمزور بنایا، اس کے ادارے کی اتنی اس میں کمزوریاں ہیں، اور وہ بیچارے آپ کے نالج کی بدل کیوں بات کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں سنیں نا ذرا، کروڑوں کے وکیل ہیں اور کس نے بنایا یہ ادارہ؟ کمزور اس کا وہ چیز اور سٹرونگ ڈیفنس، مہنگے وکیل، اسی قوم کے پیسے. یہ ادارہ کس نے بنایا ہے؟ کیسے سسٹین کریں گے؟ عباسی صاحب یہ ادارہ کس نے بنایا؟ ایک بندہ ہم نے نہیں لگایا، مشرف نے بنایا. سر وہ میرا مشرف صاحب نے بنایا. 7 میٹنگز ہو چکی جو وزیر قانون نے لی، نیب کے قانون کو چینج کرنا اب آپ کریں نا، کیوں نہیں چینج کر رہے؟ مرضی جیسی آئے چینج کریں، وہ تو پہلے ترجمان بنے ہوئے نیب کا قانون انہوں نے کیسے چینج کرنا ہے؟ نیب کی تو ہر منسٹر نیب کا ترجمان بنا ہوا ہے، نیب کو تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سر میں تو کہہ رہی ہوں جس نیب کو 10 سال میں ڈبویا گیا، آپ 8 مہینے میں کیسے کھڑا کر سکتے ہیں؟ سر میں تو کہہ رہی ہوں ان لوگوں نے نیب میں تو کہہ رہی ہوں انہوں نے بہت غلط کیا، انہوں نے ویک کیا. ان میں سے کاف لیگ، ان میں سے کاف لیگ ہے میجورٹی، یہ مشرف کے خلاف ایک لفظ نہیں کہے. چلے نہیں، مسئلہ یہ ہے بھائی صاحب، آپ کی بھی ادھر سے جو ہے وہ آپ اس کو چینج نہیں کرنا چاہ رہے نا، اتنا برا ہے تو اس کو بدلے نا، کوئی پہل تو کرے. کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے. یہ بیٹھنے کے لیے تیار ہے بھائی صاحب، بیٹھنے کے لیے تیار ہے. میں 2-3 باتیں کرنا چاہتی ہوں. یہ جو ٹیکس امنسٹی اسکیم ہے، یہ علیم آبادی اور جہانگیر ترین کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دی جا رہی ہے. سادی سی بات ہے، اس کو بلڈوز کیا جا رہا ہے. پارلیمنٹ کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ سٹال کیا جا رہا ہے ان کی گورنمنٹ کی طرف سے. یہ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو نیب کے کیسز ہیں، یہ بات کرتے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پرفارمنس تو شو کرنی نہیں، تو فوکس ان کا سارا جو ہے ہٹانے کے لیے جو ہے وہ نیب کے کیسز پہ آ جاتا ہے. اب نیب کے کیسز کی ریالٹی یہ ہے کہ صاف پانی میں ان کو کچھ نہیں ملا. اب جو ہے یہ سٹوریاں اور پتہ نہیں کون سے، جس میں جو میرا خیال ہے شاید پاکستان میں اتنے آئے بھی نہیں ہوں گے جتنی کرپشن یہ بتا رہے ہیں. تو بات یہ کہ یہ ریٹرک جو ہے اس کو ختم کرے. اگر آپ کے پاس سالڈ پروفز ہیں، اب آپ کہہ رہی ہیں کورٹ ریلیف دے رہا ہے. کورٹ ریلیف اس لیے دے رہا ہے کیونکہ لیک آف ایویڈنس ہے. اب لوگوں کو کتنی دفعہ یہ وہ جیلوں میں کتنی دیر رکھ سکتے ہیں؟ حنیف عباسی صاحب کا جو کیس ہے اس میں آرگیومنٹس مطلب ان کے پاس کوئی پروف ہی نہیں تھا. آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا وہ بدل گیا ہے. کچھ دیر پہلے یہی بوگس کے بارے میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اگر نیب دیکھیں ایک پروفیشنل ادارہ، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے سارے منسٹرز، ان سے ہر منسٹر کو سے آپ سوال کریں گے تو وہ کہے گا کرپشن. انفارمیشن منسٹر سے کہیں گے وہ کہے گا کرپشن. فائنانس منسٹر سے کہیں گے وہ کہے گا کرپشن. آپ یہ مجھے بتائیں کہ اپنی کارکردگی کیا ہے. اب آپ آج یا کل میں آپ کو ایک منٹ بتاؤں، آج یا کل دیکھ لیں تو جو یہ جو اسٹاک میں بتاؤں ایک کارکردگی روز کے بم گرنے ہیں بھائی. ابھی جو وہ یہ جو ریلوے کے فیئر بڑھ گئے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس قسم عام آدمی، غریب آدمی کے اوپر یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بڑے آدمی کو یہ کسی جو حکومت میں رہا ہے اس کو اس طرح ٹارگٹ کرے کہ نیب کو پیچھے کر دیتے ہیں. میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ میں ریالٹی آپ کو یہ بتا رہی ہوں. بتا دیجیے نا، اس کا جواب نہیں دینا چاہ رہی ہیں. پی ایم ایل این کے بیانیے کو آپ کہہ رہے ہیں تقویت مل رہی ہے، آپ یہ اس کو سپن پر کیوں دے رہے ہیں؟ میں پی ایم ایل این کے بیانیے کو تقویت نہیں ملی. پی ایم ایل این نے جو پروجیکٹس لگائے تھے، جو بھی کام کیا تھا، اس کے خلاف ان کو پروف نہیں مل رہا. کورٹس کے پروف نہیں مل رہا، ونڈیکیشن کی بات ہو رہی ہے. تو ہاں تو پروف نہیں مل رہا. جب آپ کو ثبوت نہیں ملتے، آپ کو آگے سے نیب ثبوت نہیں دیتے. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ بیانیے کو چھوڑے نا، آپ یہ بتائیں کہ پروف نہیں ہے تو کورٹ جج کیا کرے؟ جج جو ہے میں کسی کو جیل میں ڈال دے. مجھے آپ بتائیں تو یہ اگر یہ چیزیں جو ہے نا یہ ساری مدنظر رکھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ اس چیز کو کمپلیٹلی اگنور کر رہی ہیں. ابھی منظور صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ کے پی کے میں بے جا مطلب پروگرامز کرتے ہیں، آپ پروگرامز کریں یا نہ کریں، ریالٹی ہے کہ بی آر ٹی کا جو حال ہوا ہے
اس کے بعد آپ کے جو چیف منسٹر ہیں اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. کوئی اس کو کہہ رہا ہے وہ پروجیکٹ ہے ہماری رسپانسبلٹی نہیں تھا, کوئی اس کا کریڈٹ لے لیتا ہے. کبھی جب تختیاں لگانی ہوتی ہیں ہم یا نواز شریف کے پروجیکٹس میں تختیاں لگا دیتے ہیں. تو مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کی طرف نیب کیوں نہیں دھیان دیتی, آپ کی طرف نیب کیوں نہیں جو ہے کانسنٹریٹ کرتی, جب آپ کا BRT کا بلین ٹری پروجیکٹ ابھی جو ریسنٹ تھا 60% جو ٹیچرز ہیں ان کو پڑھانا نہیں آتا سبجیکٹ, اتنی بڑی بڑی جو ہے وہ انکشافات ہو رہے ہیں, ان کے اوپر کوئی نیب کا وہ نہیں آ رہا. تو مائی پوائنٹ از کہ آپ بار بار جو پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ کرپشن کرپشن کرپشن, یہ کتنی دیر چلے گا؟ چلے مجھے ایک بریک کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے, لیکن ایک حقیقت ہے کہ جب اپنے مرضی کے فیصلے آنا شروع ہو جائیں تو سارے ادارے جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, بیانی کو بھی تقویت ملنا شروع ہو جاتی ہے. اور دوسری سائڈ پہ مائزہ کا پوائنٹ بھی ویلڈ ہے کہ نیب کا سورج جو ہے وہ ہمیشہ اپوزیشن کے اوپر کیوں چمکتا ہے, حکومت وقت پر کیوں نہیں چمکتا. خیر اس کا جواب شاید نیب چیئرمین خود بھی دے چکے ہیں کہ جب حکومت وقت کے لوگوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو بجٹ روک لیے جاتے ہیں. we'll take a short break, we'll be right back. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم نے اپنے انٹرو میں بات کی تھی جو شہر اقتدار میں آج کل 18ویں ترمیم پریزیڈنشل سسٹم کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں, اس پہ زرداری صاحب کا ایک بڑا جو ہے وہ امپورٹنٹ کل انہوں نے بات کی, ذرا وہ سن لیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. ہم دونوں ایک ہی نظریے پہ ہیں, ایک ہی سوچ پہ ہیں کہ اگر ہم نے اس پریزنٹ حکومت کو چلتا نہیں کیا تو جتنا پاکستان پیچھے جا رہا ہے, جتنا لاس پاکستان کو ہو رہا ہے, اس کو پھر کور نہیں کر سکے گا. تو یہ ہمارے پہ لازم ہے ان کے خلاف آواز بلند کریں, ان کے خلاف پوزیشن لیں, سٹانس لیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ ہی لیڈ کرے. ہو سکتا ہے اگر ہم نے لیڈ نہیں لی تو کوئی اور پارٹی آ کے یا کوئی اور فورس آ کے بیچ میں سے لیڈ لے جائے گی. انشاءاللہ ہم کوئی نہ کوئی رائے عمل طے کر لیں گے جس سے اس کو کپتان کو گھر جانا پڑے گا. تو سب کوئی اور پارٹی یا کوئی اور فورس چلیں, میں آپ کو فورس کی جو ہے وہ ڈیفینیشن دینے کے لیے نہیں کہوں گی, لیکن کوئی اور پارٹی کیا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف بات ہو رہی ہے؟ پہلے کہا جاتا تھا کہ ہم جب کہتے تھے کہ یہ آپ 18ویں ترمیم خطرے میں ہے تو کہتے کہ یہ کہاں سے لے آتے ہیں آپ. پھر الٹیمیٹلی بلی تھیلے سے باہر آ گئی وہ, جب گھوٹکی میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ, اچھا ایک تو ہر چیز وہ کہتے ڈیفالٹ کر گیا ملک. 7 بار پرائم منسٹر ایک سپیچ میں اگر کہے گا تو اس کے بعد کانفیڈنس کدھر جائے گا, سٹاک مارکیٹ کدھر جائے گی, باقی چیزیں کدھر جائیں گی. یہ IMF کے پاس گئے تھے تو سٹاک مارکیٹ کو تو کھڑے ہونا چاہیے تھا, الٹا کریش ہو گئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو فارمولا دیا تھا, جو پیپلز پارٹی نے کر کے دکھایا, انہوں نے بھی کیا کہ ہمیں ملی تھی 1000 ارب روپے کی اکانومی ریونیو, ہم نے 1950 پہ 5 سال میں چھوڑا, آلموسٹ ڈبل کر دی. انہوں نے تو اس کو کئی گنا بڑھانا تھا, ریزرو بڑھانے تھے, ڈالروں کی بارش ہونی تھی. یہ 375 ارب روپے کا شارٹ فال ابھی تک ہو چکا ہے, یہ 500 ارب سے زائد کا ہو جائے گا. آپ کو لگ رہا ہے 18ویں ترمیم رول بیک کر کے پریزیڈنشل فارم اب کوئی مجھے یہ بتا رہا تھا کہ جی اس کے لیے ریفرینڈم کرا دیں گے. نہیں, آپ نہیں کر سکتے. اس ملک کا جو سپریم کورٹ, نہیں بات سن لینا, نہیں کیسے سپریم کورٹ کر سکتے. کانسٹیٹیوشن کے اندر جو 6 آپ کے آرٹیکل ہیں وہ پریمبل میں ہیں. ان پریمبل آرٹیکلز کو چینج کرنے کے لیے آپ کو نئی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی لے کر آنی پڑے گی, اور وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی 2/3 میجورٹی کے ساتھ کر سکتی, ورنہ نہیں کر سکتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ وفاقی ہے, پارلیمانی ہے آئین جو ہے, اس کو آپ کوئی اور اور ویسے بھی اگر یہ کرنے جائیں گے, پہلے ہم نے نہیں دیکھا وہی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھا نا جس نے ملک توڑ دیا. اب کیا یہ کرنے جا رہے ہیں؟ تو یہ جو بٹھائے ہوئے ہیں منسٹرز ادھر ادھر سے پکڑ کر اور لے کر آئے ہیں, ایسی ہی اکٹھا کرنا ہے. پوچھوں ذرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اس کی طرف بڑھیں گے تو یہ آگ سے کھیلیں گے, ملک کے مستقبل سے کھیلیں گے, یہ نہیں ہم ان کو کرنے دیں گے. بلاول صاحب نے بھی کہا کہ ایک ریڈ لائن ہے, وہ اس کو نہیں ٹچ. عباس صاحب, کیا اس طرف کچھ غور و فکر ہو رہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی نظام نہیں پریزیڈنشل نظام, کیونکہ باقاعدہ اردوغان صاحب سے بڑے امپریسڈ ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی, تو کہیں اس طرف تو نہیں جا رہی چیزیں سر؟ دیکھیں, پہلے تو جو محترم زرداری صاحب نے کہا کہ ان کا مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کا ایک ہی نظریہ ہے, اس نظریے کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال بچاؤ اور کرپشن کے جو یہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو روکو, یہ ہم سمجھتے ہیں. کیونکہ مولانا صاحب کا اور ان کا جو نظریہ ہے
مولانا صاحب نے تو شروع میں ہی کہہ دیا، عباسی صاحب میں نے مال بچاؤ کی لسٹ پڑھنی شروع کی نا تو پی ٹی آئی کا کوئی بندہ بچے گا نہیں ہے۔ اچھا چودھری صاحب آپ اپنی بڑی تسلی سے بات کرتے ہیں، اپنی میں جو مرضی آئے آپ بولتے ہیں، نیما باجی ہیں، جواب ان کے ارد گرد لوگ ہیں، ان کو مال بچاؤ کے لیے استعمال یہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے۔ جی بات صاحب، Is this the way to talk؟ ڈاکٹر صاحب آپ پوری ان کی تسلی سے بات سنواتی ہیں اور میری میں آپ رفع ڈلوا دیتے ہیں۔ نہیں میں نے کوئی رفع نہیں ڈلوایا سر۔ جی عباس صاحب بات کریں، عباس صاحب بات کریں، میں اپولوجائز کرتی ہوں۔ میں انہیں کہہ رہا ہوں، زرداری صاحب نے ابھی فرمایا نا کہ مولانا صاحب اور ان کا اور نواز شریف کا ایک ہی نظریہ ہے، اس نظریے کو میں ڈیفائن کر رہا ہوں، میرا یہ استحقاق ہے کہ میں کیا ڈیفائن کرتا ہوں۔ وہ نظریہ یہی ہے کہ جو مال ہم نے لوٹا ہے، جس کی وجہ سے آج مہنگائی ہے، جس کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ باہر نکلیں گے، بالکل مہنگائی ہے، لیکن میں آپ چودھری منظور صاحب کو چیلنج کرتا ہوں لائیو ٹی وی پہ کہ پہلے 8 مہینے جو پیپلز پارٹی کی مہنگائی تھی اس سے ہماری مہنگائی آدھی نہ ہو تو جو شرط آپ کہیں گے میں دوں گا۔ پیپلز پارٹی کے پہلے 8 مہینے میں ہم سے زیادہ مہنگائی تھی، حالانکہ پچھلی آپ کو اکانومی ٹھیک اچھا ذرا اب جواب تو دے دیجئے، پروگرام ختم ہونے والا ہے۔ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے، ہم بالکل پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو سمجھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں یہ ان کی کبھی جمہوریت کو خطرہ، ان کی کبھی 18ویں ترمیم کو خطرہ، اصل خطرہ اس لوٹ مار کو ہے جس نے ملک کو آج تباہی کے دانے پہ لے کے گئی۔ انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم ہونا دیکھیں نا، نہ ان کا جمہوریت سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا 18ویں ترمیم سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا NFC ایوارڈ سے کوئی تعلق ہے، کسی چیز سے ان کا کوئی جو عوام کے لیے ہوگی اس سے کوئی تعلق نہیں۔ انتقامی کاروائی، ریاستی انتقامی کاروائی پہ کنسنٹریشن، چھاتا بردار لوگ ہیں۔ پروگرام کلوز کرنا ہے۔ مائی صاحب آپ کا بہت شکریہ، عباس صاحب آپ کا، اور چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.